जब उसको ब्रीडिंग सीजन उसका आता है तो मूव करके चला जाता है कहाँ पर बाबू, वो चला जाता है आपका फ्रेश वाटर में, जैसे कि नदी वगैरह में चला जाता है और वहां जाकर अंडा देता है और उन अंडों से फिर जो है ना अंततः उनके बच्चे निकलते हैं और वो अपने खुद भी लौट सकता है और उनके बच्चे जो है ना उनको अवश्य लौट आते हैं फिर से वहीं पर, कहाँ पर, सी में। कैप्टन थॉमस भी इसी तरह से बताए थे, इसमें आपका रहेगा फ्रेश वाटर में लेकिन ब्रीडिंग सीजन में चला जाएगा कहाँ पर, सी वाटर में। फिर हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में आए थे। न्यूट्रिशन जो था ना वो बताया था कि न्यूट्रिशन जो होता है उसके आधार पर हम लोग दो भाग में ऑर्गेनिज्म को आराम से बांट सकते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक उसको कहते हैं जो आपका अपना ऑर्गेनिक फूड खुद बनाता है, जबकि हम हेटेरोट्रॉपिक उसको बोलते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करता है या रहता है। उसके बाद यहाँ पर हम हेटेरोट्रॉप्स के बारे में बताए थे। हेटेरोट्रॉप्स जो था उसमें आपका कई प्रकार का न्यूट्रिशन में कम से कम हम देख सकते हैं, लेकिन एनिमल्स में अगर बात करेंगे तो एनिमल्स में न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉप्स को दो भाग में बांट सकते हैं। एक है सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब था वैसा न्यूट्रिशन जिसमें आपका डेड और डिकेइंग जो आपका रहता है मैटर उसको ले सकता है, या जो भी आपका फूड आइटम है उसको अगर पैसिवली जो है ना अगर ऑर्गेनिज्म लेता है अपने बॉडी के अंदर डिफ्यूजिबल फॉर्म में तो उसको कहते हैं क्या बाबू, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये अब हम लोग सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में अगला दिन देखे थे। फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन भी बताए थे आपको। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ना वैसा न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो पूरे के पूरे भोजन को या न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर ले लेता है और अपने अंदर लेकर उनको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं उनमें इसी प्रकार का आपका न्यूट्रिशन पाया जाता है और इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग किस तरह का न्यूट्रिशन, एनिमल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। नेक्स्ट जो बात हम करते हैं वो बात है आपका, इसका उदाहरण तो बता ही दिए थे आपको होलोजोइक में, जो आपका अमीबा है यूनिसेलुलर में, या पारामीशियम है, एंट अमीबा है, प्लाज्मोडियम, अर्थवॉर्म, कॉकरोच वगैरह से लेकर हम लोग सारे के सारे जो हैं वो आपके किसमें हैं, आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन में हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम अगला बात करते हैं मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। देखो वैसे न्यूट्रिशन को मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं जो आपका दोनों टाइप का न्यूट्रिशन कर सकता है, ऑटोट्रॉपिक भी और सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन भी। समानतः ये एक तरह का हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसलिए कह सकते हैं कि नॉर्मली जब ऐसे जो जीव होते हैं जो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं वो अपना भोजन नॉर्मल रूप में अगर होते हैं तो क्या करते हैं, किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं और वो भी किस रूप में, समानतः वो भी आपके एक क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब करते हुए, मतलब कि डिफ्यूजिबल फॉर्म में वो लेते हैं। उसके बाद आगे जब हम आगे बढ़ते तो इसका उदाहरण है यूग्लिना। नेक्स्ट हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये हम लोग को मेनली यहाँ पर पढ़ना है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो आपका कई स्टेप्स में पूरा होता है। पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन और चौथा है इजेशन, पांचवा एसिमिलेशन। देखो ये जो आपका डिफरेंट टाइप्स का जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ये तो आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, हम लोग कुछ न्यूट्रिशन में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसलिए इसको बता रहे हैं कि आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, आप लोग में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये तो कभी जो है ना सर रिस्पायरेशन का बता दे रहे हैं, कभी जो है ना न्यूट्रिशन का बता दे रहे हैं, कभी जो है ना सर्कुलेशन का बता देंगे। तो ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब भी आप क्लासिफिकेशन, जैसे ही हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करते ही हम लोगों को जो है ना वहां पर हर जगह पर एक शब्द आएगा, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, ये सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन करता है। ठीक है। इसमें जो है ना एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, इसमें एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, इसमें जो है ना फर्मेंटेशन होता है। तो आखिर होता क्या है ये,
वहां पर आपको दिक्कत होगा, इसलिए इसको जो है हम डिटेल से यहाँ पढ़ ले रहे हैं। और जब एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे या प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो जो बात यहाँ पढ़ ले रहे हैं उसको वहां दोबारा नहीं पढ़ने का कोशिश करेंगे, या वो हमारा यहाँ पर पोर्शन क्लियर हो जाएगा। तो इसको जो है ना आप डिटेल से ठीक से पढ़िएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना चाह रहे हो आप। अभी जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है उसमें कम से कम 5 स्टेप्स होता है, हम लोग 10 से देखते आ रहे हैं। उसमें एक है इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन बताया आपको। इंजेक्शन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फूड को प्राप्त करता है, प्रोक्योर करता है और अपने बॉडी के अंदर ले लेता है। ठीक है, तो फूड को प्राप्त करना और अपने बॉडी के अंदर ले लेना ये क्या कहलाता है? इंजेक्शन कहलाता है। इसकी शुरुआत किससे होती है भाई? तो फूड जो होता है उसके सिलेक्शन से होता है, भोजन के सिलेक्ट करने से होता है। सबसे पहले उपयुक्त भोजन को चुनेगा, ऐसा थोड़ी है कि कोई भी चीज मिला और डाल दिया अंदर, नहीं, पहले अपने उपयुक्त भोजन को चुनेगा जो उसके लायक है और उसके बाद उसको अपने अंदर ले लेता है। नेक्स्ट बात कर रहे थे हम डाइजेशन का। डाइजेशन क्या था भाई? एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियो बोल रहे हैं क्योंकि इसमें फिजिकली भी डाइजेशन होता है और केमिकली भी डाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो नॉन डिफ्यूजिबल आपका फॉर्म होता है फूड का, वो कन्वर्ट हो जाता है डिफ्यूजिबल या सिंपल या फिर माइक्रोमोलिकुलर फॉर्म में बदल जाता है। जो बड़े फूड आइटम्स होते हैं जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, वो आपका कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के रूप में, या अगर फैट है तो बदल जाता है फैटी एसिड्स के रूप में, ग्लिसरॉल के रूप में। अगर प्रोटीन है तो कन्वर्ट हो जाता है किसके रूप में? अमीनो एसिड्स के रूप में। और अगर जो है ना आपका न्यूक्लिक एसिड है तो कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोटाइड के रूप में, न्यूक्लियोसाइड के रूप में, इवन पेंटोज शुगर के रूप में, इवन आपका फॉस्फेट के रूप में, मतलब अपने कंपोनेंट्स के रूप में, यूनिट के रूप में वो सब आपके बदल दिए जाते हैं डाइजेशन में। नेक्स्ट क्या था? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है भाई? तो ये आपका जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको आपको सर्कुलेटिंग फ्लूइड में एक प्रोसेस है जिसमें जो आपका डिफ्यूजिबल फॉर्म में फूड को जो कन्वर्ट किया गया था, हाँ, ग्लूकोज था, फैटी एसिड था, ग्लिसरॉल था, ये बना था डाइजेशन के बाद। इनको जो है ना एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सर्कुलेटिंग फ्लूइड में। वो जो बॉडी का सर्कुलेटिंग फ्लूइड है उसमें इनको क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसमें इनको डाल दिया जाता है। ये जो आपका होता है आपका एब्जॉर्प्शन, वो आपका सर्कुलेटिंग फ्लूइड किसी में भी हो सकता है, जैसे ब्लड है, लिम्फ है, हीमोलिम्फ है। अब किसमें कहां पर क्या होता है ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। ये दोनों तरह से हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी और पैसिव ट्रांसपोर्ट से भी। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग शायद याद होगा आपको, डिफ्यूजन करते थे। अब चौथा जो बात आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का स्टेप्स में, वो है इजेशन या डिफिकेशन या इवैक्यूएशन। तीनों एक ही आपका है, सिनोनिम शब्द है। इवैक्यूएशन का मतलब होता है साफ करना, हटा देना। डिफिकेशन मतलब फीसेस को हटाना, डी करना, रिमूव करना। और इजेशन मतलब निकालना। तो इसमें क्या करते हैं कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट या फीकल मैटर था या फीसेस था उसको बाहर निकाल दिया जाता है उस जगह से जहां पर डाइजेशन हुआ था या जहां पर उसका एब्जॉर्प्शन हुआ था। उसके बाद बचे हुए भाग को बाहर निकाल देते हैं समय समय पर। अगला था एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? प्रोटोप्लाज्म का बनना सेल्स के अंदर। किससे भाई? सरप्लस न्यूट्रिएंट्स से। आपके मन में आएगा कि सरप्लस न्यूट्रिएंट्स क्यों लिख रहे हैं? देखो, जब हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जाता है उसका सबसे पहला जो उपयोग होता है वो ये होता है कि वो एनर्जी देता है। आपके बॉडी के विभिन्न एक्टिविटी के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी सप्लाई करता है कौन? जो न्यूट्रिएंट्स हम अभी लिए हैं इसमें न्यूट्रिशन के समय। उसके बाद जो बच जाता है न्यूट्रिएंट्स, उनको सेल्स जो है ना अपने प्रोटोप्लाज्म के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और इसी को कहते हैं एसिमिलेशन। मतलब एसिमिलेशन में
नॉन लिविंग जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो लिविंग प्रोटोप्लाज्मिक रूप में बदल दिया जाता है, और इसी घटना के कारण, एसिमिलेशन के कारण ही हम में ग्रोथ हो पाता है, रिपेयर हो पाता है, या हमारा बॉडी मेंटेन रहता है। आप सुनते होंगे हमारे जो पूर्वज थे ना, वो काफी ज्यादा जो है ना वैज्ञानिक रूप में बात करते थे। आप इस बात को अवश्य सुनते होंगे कि लोग अभी भी जो है गांव में, चाहे पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हो, वो एक बात तो जरूर करते हैं, किसी बच्चे को बोलते हैं कि तुम में जो है ना, वो आपका जो भोजन है वो लग नहीं रहा है शरीर में, वो लग नहीं रहा है। वो क्या बता रहे हैं? एसिमिलेशन, मतलब जो आप भोजन खा रहे हो, जो भोजन आप ले रहे हो, न्यूट्रिशन कर रहे हो, वो आपके बॉडी के कंपोनेंट्स के रूप में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और ये होता कहाँ था? सेल के प्रोटोप्लाज्म में होता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए एसिमिलेशन क्या है भाई। तो हमारे शरीर में जाने के बाद वो जो आपका डिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ फूड है, जो आपका डाइजेस्ट हो चुका है, उसका कन्वर्ट किया जाना किस रूप में? बॉडी के कंपोनेंट्स के रूप में, प्रोटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स के रूप में क्या कहलाता है? आपका एसिमिलेशन कहलाता है। तो ये आपका हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन के डिफरेंट पार्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स, है ना। ये अगर आपको याद होगा, कोई भी तरह का न्यूट्रिशन अगर हो, चाहे वो आपका सैप्रोजोइक हो, चाहे होलोजोइक हो, प्रत्येक न्यूट्रिशन में सबसे पहला बात जो होता है वो ये होता है कि भोजन का जो पार्टिकल्स है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको पहले सिलेक्ट किया जाता है, उनको चुना जाता है, क्या हमको लेना है। इसके आधार पर, फूड सिलेक्शन के आधार पर एनिमल्स को हम कम से कम बांट सकते हैं, तो 50 भाग में तो जरूर बांट सकते हैं। उसके कुछ प्रमुख जो आपके हैं रूप, उसको यहाँ देख लेते हैं। पहला है हर्बीवोरस। वोरस का मतलब आप लोग पढ़े भी होंगे, फीडर होता है, प्राप्त करना, खाने वाला। और हर्बी, हर्ब से आया है, मतलब पेड़ पौधों से आया है। तो वैसे एनिमल्स जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट पर निर्भर करते हैं, उनको कहते हैं हर्बीवोरस। ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा, प्लांट लेगा या प्लांट प्रोडक्ट लेगा, जैसे सीड्स के रूप में ले सकता है, जूस के रूप में ले सकता है, या उसके फ्रूट के रूप में ले सकता है। तो वैसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट को लेते हैं, उनको कहते हैं हर्बीवोरस। इसका कॉमन एग्जांपल रैबिट, कैटल, हॉर्स, एलिफेंट, कैमल्स etc हो जाएगा ये। अगला है कार्निवोरस। कार्निवोरस किसको कहते हैं? कार्न शब्द जब भी हो आएगा तो ये आता है मीट के लिए। समांतर लोग क्या कहते थे कि जो मीट खाता है वही कार्निवोरस है। लेकिन इसको जब ब्रॉड लेवल में सोचेंगे हम, या ब्रॉड स्तर पर सोचते हैं, तो कार्निवोरस का मतलब होता है फीडिंग ऑन एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। जो भी एनिमल का प्रोडक्ट होगा वो भी अगर खाएगा तो कार्निवोरस ही कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई दूध पीता है, तो दूध क्या है? वो एनिमल से प्राप्त हो रहा है, एनिमल प्रोडक्ट है वो, तो उसको भी लेने वाला कार्निवोरस में ही आता है, अगर हकीकत में बात किया जाए तब। तो कार्निवोरस का मतलब होता है जो एनिमल से फीडिंग प्राप्त करता है। हाँ, फीडिंग ऑन एनिमल्स। तो एनिमल्स, दूध कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। इसलिए अभी जो है ना, एक बायोलॉजी में एक नया कंसेप्ट आया है बायोलॉजी के उपयोग में, कि हम लोग क्या करें, सोयाबीन दूध का उत्पादन बढ़ाएं, ताकि क्या हो, जो लोग रियली में शाकाहारी हैं उनको दूध मिल सके। हाँ, ढेर सारे लोग हैं जो जंतुओं का दूध को नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शाकाहारी मानते हैं, वो अपने आप को हर्बीवोर्स मानते हैं, तो उनको दूध की कमी से कई रोग हो जा रहे थे। तो अभी जो है ना, वर्तमान में हम लोग क्या किए हैं, सोयाबीन का दूध बनाना शुरू किए हैं। और वो जो सोया मिल्क है, अभी जो है ना कई जगहों पर, हम तो इधर घूम रहे थे, हजारीबाग में भी देखिए, यहाँ भी जो है ना, यहाँ भी लोग जो है ना सोया दूध बनाने शुरू कर दिए, और सोया पनीर
इवन जो है ना अभी इस मामले में ढेर सारे इलाके जो है ना वो काफी आगे काम कर चुके हैं। इससे दो तीन फायदा होने वाला है। एक तो किसानों को सोयाबीन का मूल्य भी मिलेगा पर्याप्त, और सोयाबीन के दूध से दो तीन फायदा है। एक तो उससे जो है ना हानिकारक जो फैट्स होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह, वो आपके बॉडी में कम जाएंगे या उपयोग के लायक ही जाएंगे, जिससे आपके शरीर को जो आपके फैट से जो होने वाला रोग हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हाँ, कोलेस्ट्रॉल का ब्लड में बढ़ जाना, ये सब जो है ना रोग नहीं होंगे। हार्ट के डिजीज जो है ना वो आपके नहीं होंगे। तो ये आपको हम कार्निवोर्स के बता रहे थे अभी, थोड़ा सा कार्निवोर्स में। तो कार्निवोर्स में कौन कौन आ जाएंगे? तो ये आप लायन, टाइगर वगैरह वगैरह आ जाएगा। अगला है ओमनीवोरस। ओमनी, ओमनी जो है ना वो उसका मतलब होता है किसी भी रूप में वो अपने आप को ढाल सके। ओमनी, वो मारुति का गाड़ी भी आता है ओमनी, हाँ, उसको किसी भी रूप में आप यूज कर सकते हो। बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए स्कूल वैन के रूप में, या फिर अपने घर में अपने पर्सनल गाड़ी के रूप में, या फिर उसको जो है ना इवन आप एम्बुलेंस के रूप में, या उसको जो है ना आप क्या बोलते हैं होटल का एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट के रूप में, मूवी रेस्टोरेंट के रूप में। तो लोग इसको कई रूप में यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम ही पड़ा ओमनी, मतलब किसी भी काम में उपयोग हो सके। अब ओमनी बोरस मतलब फीडर, माने किसी भी तरह का भोजन को ले सके, चाहे वो एनिमल्स का हो चाहे प्लांट्स का हो, ठीक है, चाहे एनिमल प्रोडक्ट्स हो चाहे प्लांट प्रोडक्ट हो, अगर उसको अपने फीडिंग के रूप में यूज कर पाएगा तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं ओमनीवोरस। इसमें हम लोग कौन कौन आते हैं? ह्यूमन बीइंग तो है ही, कॉकरोच है, एक रैट भी इसमें जोड़े हैं हम। रैट को जो है ना हम लोग क्या समझते थे कि ये आपका हर्बीवोरस होता है, नहीं भाई, रैट जो है वो आपका कार्निवोरस भी है, और तो और वो आपका हर्बीवोरस भी है। तो ये दोनों है, ओमनीवोरस है। आप रैट को छोड़ दोगे अगर कहीं पर, तो मीट को बहुत प्रेम से खाता है वो, हाँ, छोटी छोटी जो आपके मरे हुए जीव हैं उनको खा जाता है, या जो बड़े जीव भी मरे हुए हैं अगर वहां पर रैट आ जाता है तो उनको प्रेम से खा जाता है। इवन छोटे बच्चे जो नवजात होते हैं उनको खा जाता है। तो खैर, रैट को ध्यान रखिएगा, रैट ओमनीवोरस है। अगला हम बात करते हैं फ्रूगीवोरस का। वैसे एनिमल्स जो फ्रूट्स खाते हैं तो क्या कहलाएंगे? फ्रूगीवोरस। वैसे एनिमल्स जो ग्रेन्स खाते हैं वो क्या कहलाएंगे? ग्रेनिवोरस। अब सबका एग्जांपल लिखा हुआ है, अपना आराम से देख लेना। ईगीवोरस जो एग्स खाना पसंद करते हैं, आपके स्नेक्स वगैरह जो है ना वो अंडे अंडे ज्यादा खाना पसंद करते हैं, इवन अपने जाति के भी अंडों को खा जाते हैं, और दूसरे जो हैं आपके जीव उनके अंडों को विशेष करके खाना पसंद करते हैं। तो क्या कहेंगे? एगीवोरस। ये नहीं केवल अंडा ही खाएगा, अंडों को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो एगीवोरस हो जाएगा। लार्वीवोरस जो लार्वा को खाना पसंद करता है, जैसे आप नाम सुने होंगे, एक मछली है गंबूसिया फिश, हाँ, गांव में लोग उसको बुलबुला मछली कहते थे। ये जो गंबूसिया फिश होता है ये करता क्या है कि ये आपके लार्वा को आराम से खाता है। मेनली जो है ना वो मॉस्किटो का लार्वा जो होता है या कुछ और इंसेक्ट्स का जो लार्वा होता है वो पानी के जो ऊपरी सतह पर पाया जाता है, तैरता हुआ रहता है। किस रूप में? वो आपका पैसिव फ्लोटेशन भी रूप में होता है, और एक्टिव भी लोग मूव करते हैं जो थोड़ा बड़ा हो जाते हैं तो उसको बहुत प्रेम से ये खा जाता है, और क्या करता है? वाटर को साफ रखता है। तो गैबुसिया फिश को इसलिए गांव वगैरह में पहले क्या होता था, या अब तो बहुत कम हो गया ये, क्योंकि लोग इसको बहुत ज्यादा खा गए। ये तो पहले इसको खाने के लिए मना किया जाता था, लोग इसको खाते नहीं थे। कई भ्रांति फैलाई जाती थी इसको न खाने से रोकने के लिए, क्या इसको खाने से मूछ नहीं आता है। तो क्या होगा, लोगों को डर हो जाएगा इस बात से कि अगर खा लेंगे तो मूछ नहीं आएगा, और इसीलिए लोग इसको कम से कम खाते थे या नहीं के बराबर खाते थे। तो खैर, गैम्बूसिया फिश जो है ना वो क्या करता है? लार्वा को खा जाता है, और मच्छर कंट्रोल में इसका बहुत बड़ा योगदान था। अब तो कम हुआ है थोड़ा, ये तो बहुत ज्यादा लोग इसको उपयोग करते थे। अगला है इंसेक्टिवोरस या इंथमोफेगस। वैसे आपके ऑर्गेनिज जो इंसेक्ट को लेते हैं या इंसेक्ट को खाते हैं, जैसे वाल लिजार्ड को देख लो, फ्रॉग को देख लो, ये सब क्या करते हैं?
आपके इंसेक्ट को जो है ना उपयोग करते हैं, इंसेक्ट को खा लेते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इंटमो, इंटमो शब्द जब भी आएगा तो याद रखिएगा इंसेक्ट के लिए आता है। इंटमो, इंटमो फैली, आपको इस तरह से पढ़ोगे इंटमो पीली आएगा, हाँ मतलब इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन, हाँ इंटमो मतलब इंसेक्ट। अगला है मर्मिको फैकस, मर्मिको शब्द जो आता है या मिको भी बोलते हैं इसको, वर्ष हो गया था, वर्ष हो गया था, इंसेक्टिवर्स हो गया था। हाँ मिर्मिको जो है ना आपका फ्रीली किसको कहते हैं या फैगस किसको कहते हैं, जो आपका इस पर होता है, जो आंट पर आपका डिपेंड होता है अपने भोजन के लिए। इसमें दो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, एक एकिडना और प्लेटिपस। आप लोग नाम सुने होंगे, प्रोटोथेरियंस मतलब अंडा देने वाले मैमल्स। वैसे मैमल्स जो अंडा देते हैं उनको कहते हैं क्या बाबू, प्रोटोथेरियंस। तो प्रोटोथेरियंस का एग्जांपल है एकिडना और प्लेटिपस। ये दोनों जो है ना चींटियों को ही प्रेम से खाते हैं, खूब चींटियां खोजते चलते हैं। और एकिडना और प्लेटिपस का मुख्य भोजन है आपका क्या, चींटियां। तो ये क्या कहलाएंगे, मिर्मिकोफेगस। फिर है पीसीफोरस, जो फिशेस को खाते हैं, जिनका भोजन क्या होता है, मछलियां होती हैं, उनको कहते हैं पीसीफोरस। इसका कॉमन एग्जांपल कौन है, क्रोकोडाइल है, घड़ियाल वगैरह है। अगला है सैंडूफोरस, सैंडू शब्द आता है दूध, ये मिल्क के सॉरी ब्लड के लिए। सैंडू शब्द जब भी होगा आएगा तो ब्लड के लिए, अर्थात जो ब्लड पर फीडिंग करते हैं उनको कहेंगे सैंडूफोरस। इसका कॉमन एग्जांपल है फीमेल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, मेल मॉस्किटो ध्यान रखिएगा, मेल मॉस्किटो कभी भी ब्लड को नहीं पीता या वो आपको नहीं लेना चाहता क्योंकि उसको काम ही नहीं है। जो मॉस्किटो है वो आपका रियली में हर्बीवोर्स है, वो अपने भोजन को प्राप्त करता है किससे बाबू, जूस से, प्लांट जूस से, या तो स्टेम से ले लेता है या लीफ से ले लेता है, और मुख्यतः जो है ना वो फ्लावर से लेता है। तो आपका जो ये मच्छर होता है मतलब मॉस्किटो होता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका हर्बीवोर्स होता है, वो जूस लेता है प्लांट से। लेकिन फीमेल मॉस्किटो जो होती है वो आपका ब्लड लेती है। तो समानतः जो मच्छर आपको काटता है वो फीमेल मॉस्किटो होती है, और उसका मजबूरी क्या होता है, क्यों काटना पड़ता है उसको, उसकी मजबूरी होती है अमीनो एसिड को प्राप्त करना। इसेंशियल अमीनो एसिड मतलब वैसे अमीनो एसिड जो उसके बॉडी में नहीं बन पाते, उनको वो प्राप्त करती है किनसे बाबू, वो आपको ब्लड से प्राप्त करती है, और इसीलिए ब्लड को सक करती है। अगर फीमेल मॉस्किटो को ब्लड सक करने से रोक दिया जाए तो वो अंडे नहीं दे पाएंगी, फर्टाइल अंडे नहीं दे पाएंगी, उनके अंडे जो है ना आपके विकसित ठीक से नहीं हो पाते हैं। तो ठीक से अंडा दे पाए मतलब रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी उसका कंप्लीट हो सके, इसलिए वो क्या करती हैं, वो ब्लड को लेती है। अगला है ब्लड फ्लूइड। इसी तरह से नेक्स्ट है डेट्राइटिवोरस, जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्राप्त करता है, वो भी कहां से, सॉइल से, उसको कहते हैं डेट्राइटिवोरस। अर्थवॉर्म कॉमन एग्जांपल है इसका, किसका, डेट्राइटिवोरस का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉप्रोफेगस। कॉप्रो, कॉप्रो शब्द आता है फिशेस के लिए या मल के लिए। तो वैसे जो अपने ही मल को दोबारा खाते हैं वो कहलाते हैं कॉप्रोफेगस। फेगस खाने वाले हैं वो, ठीक है। कॉप्रोफेगस अपने खुद के मल को, अगर आप लोग में से कुछ लोग न्यूट्रिशन पढ़े होंगे तो वहां पर आपको बताए होंगे हम कि कुछ जो एनिमल्स हैं जैसे रैट, जैसे ग्वानिया पीग, ये सब क्या करते हैं, जिसको विलायती चूहा कहते हैं आप, ये सब क्या करते हैं, अपने अर्ली मॉर्निंग का जो आपका मल होता है, फिशेस होता है, लेट्रिन होता है, उसको खाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर आपको बताए होंगे कि इनमें क्या होता है, डाइजेशन होता है कहां पर, बड़ी आंत में जाकर, सेलुलोज का, सेलुलोज का जो डाइजेशन इनमें होता है वो कहाँ होता है, आपका सीकम में होता है, बड़ी आंत में। ये नेटवर्क बार बार भाग जा रहा है। चलिए, कॉप्रोफेगस का बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। कॉप्रोफेगस किसको बोले,
वैसे एनिमल्स जो अपना क्या करता है, अपने सुबह तो अपने जो है ना मल को खुद खाता है वो। इसके बारे में आपको बता रहे थे कि कॉप्रोफेगस में कॉमन एग्जांपल था रैबिट का और गुआनिया पिग का। सुबह का जो इनका अर्ली मॉर्निंग का जो लेटिन होता है, मतलब कि फिशेस होता है, वो क्या होता है, वो आपका पल्पी होता है और थोड़ा ब्राउनिश या व्हाइटिश होता है, तो मुलायम होता है और सॉफ्ट होता है, पल्पी। और क्या होता है आपका, तो थोड़ा ब्राउनिश होता है। इसको वो खाते हैं और उसके बाद जो डाइजेस्टिव आपका सेलुलोज है वो आराम से उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये कॉप्रोफेगस बता रहे थे, अगर रोक किया जाए उसमें, अगर आप न्यूट्रिशन भी पढ़े होंगे तो उसमें भी आपको बताया होंगे, अगर सुबह का मल को या फिशेस को खाने से रोक दिया जाए रैट को, सॉरी रैबिट को या उस ग्वानिया पिग को, तो क्या होता है वो धीरे धीरे पतला होकर मर जाता है। तो मेनली जो ग्लूकोज प्राप्त करता है ये ग्लूकोज अपना प्राप्त करता है किससे, जो ग्लूकोज प्राप्त करता है अपने अनडाइजेस्टेड वेस्ट से, जो डाइजेस्ट होकर आता है सुबह मॉर्निंग का, उससे कहते हैं। यहाँ पर बात कर रहे थे कॉप्रोफेगस हो गया था जो अपने फीडिंग को करता था, उसमें आपको बताया भी है और अभी भी जान लो कि अगर रैबिट को या गुआनिया पिग को अपने फिशेस को सुबह के अर्ली मॉर्निंग का जो लेटिन होता है उसको खाने से रोक दिया जाए तो धीरे धीरे मर जाएंगे। लेकिन बाकी समय में, मतलब दिन के बाकी समय जो होता है उसका जो आपका फिशेस होता है वो डार्क कलर का होता है और टफ होता है, कड़ा होता है। लेकिन जो सुबह का होता है वो कैसा होता है, पल्पी होता है और ब्राउनिश होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड होते हैं। जबकि बाकी जो भर दिन का होता है वो क्या होता है, आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट ही मेनली उसमें होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पॉलीफेगस जो दूसरे के फिशेस को खाएगा जैसे पीग वगैरह है। अगला है प्लैंकटन फीडर जो प्लैंकटन्स को खाता है। प्लैंकटन्स आप पढ़े भी होंगे और आपको आगे भी पढ़ना है कि वैसे ऑर्गेनिज जो पैसिवली फ्लोट करते हैं, मतलब पैसिवली मूव करते हैं वाटर में, मतलब फ्लोट करते हैं, उनको कहते हैं प्लैंकटन्स। ठीक है, प्लैंकटन्स में दो तरह का प्लैंकटन्स होता है, एक होता है फाइटोप्लैंक्टन्स और एक होता है जूप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स उनको कहते हैं जो आउटोट्रॉपिक होते हैं और जूप्लैंक्टन्स उनको कहते हैं जो अपना भोजन जो होता है वो फाइटोप्लैंक्टन से प्राप्त करते हैं, लेकिन वो भी पैसिवली जो है ना मूव करते हैं, आपका पैसिवली जो है ना बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा उसके बाद हम आगे किस पे, पॉलीफेगस हो गया था। हाँ, प्लैंक्टन्स की बात कर रहे थे। प्लैंक्टन्स आपको बता दिए थे, फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स के रूप में आउटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर किसको कहते हैं, जो डेड डिकेइंग मटेरियल्स को बड़े टुकड़े के रूप में लेते हैं, बड़े बड़े टुकड़े के रूप में खाते हैं डेड और डिकेइंग मटेरियल को, न कि एब्जॉर्ब करते हैं। अगर जो है ना वो बड़े बड़े टुकड़े के रूप में उसको लेकर खा लेते हैं, डाइजेशन अपने बॉडी के अंदर ही करते हैं, तो उनको कहते हैं स्कैवेंजर। जैसे आप देखे होंगे गिद्ध जिसको बोलते हैं, वल्चर, क्रो, ये क्या करते हैं, वो जो मरा हुआ या सड़ा हुआ मीट में उसके बॉडी को वो क्या करते हैं, आराम से जो है ना वो नोच नोच के और पीस के रूप में खा लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैनाबॉलिक। कैनाबॉलिक किसको बोलते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को कैनाबॉलिक बोलते हैं जो अपने ही जाति के जीवों को खाते हैं या अपने ही जाति को खाते हैं। जैसे किंग कोबरा, किंग कोबरा है, स्कॉर्पियन है, ये सब क्या है, कैनाबॉलिक है, मतलब अपने ही जाति के जीवों को प्रेम से खाते, इवन अपने बच्चों को खा जाते हैं, कैनाबॉलिक। तो ये जो है सांप जो है कोबरा या स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन में शायद आप जानते होंगे, स्कॉर्पियन जो होता है उसमें बच्चे जो निकलते हैं ना वो क्या करते हैं, अपने मदर के पूरे बॉडी को फाड़ के बाहर निकल जाते हैं, मतलब उसकी मदर जो बच्चा देती है वो मर जाती है वहां पर और पूरे उसके पूरे बॉडी के पार्ट्स को खा जाते हैं। ठीक है, जो बच्चे पैदा होते हैं वो पूरे के पूरे अपने मदर के बॉडी को खा के उसको फाड़ के बाहर निकल जाते हैं, ये कैनाबॉलिक है एक तरह का। अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डाइजेशन का बात करते हैं। ठीक है, ये तो एनिमल्स का टाइप का बात कर रहे थे, जो हेटरोट्रॉपिक जो है ना न्यूट्रिशन दिखा रहे थे या होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखा रहे थे।
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइजेशन का। डाइजेशन को हम लोग कई भाग में बांटते हैं, आधार अलग अलग हो सकता है या होता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ डाइजेशन, हाँ स्थान कहाँ है डाइजेशन का, इसके आधार पर। पहला है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, वैसा डाइजेशन जो सेल के अंदर होता है और सेल के अंदर भी फूड वैक्यूल के अंदर होता है। 10th में आप लोगों को पढ़ना था अमीबा में कि अमीबा में क्या होता है, अंदर में वो भोजन को ले लेता है, इंजेक्शन कर लेता है और इंजेक्शन करता है तो अंदर में फूड वैक्यूल बन जाता है उसके सेल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन के पार्ट से, और उसी फूड वैक्यूल के अंदर वो क्या करता है अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डाल देता है और अंततः उसका भोजन पच जाता है फूड वैक्यूल के अंदर। मतलब जो काम हम लोगों में गट करता था वो काम जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें क्या कौन करता है, फूड वैक्यूल करता है। तो आपका हमारे गट के जैसा ही वो काम करता है, अंतर ये है कि वो सेल के अंदर बनता है और हम लोग में जो गट होता है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट जो बात करें इसमें उदाहरण वगैरह था आपने देख लेना। प्रोटोजोन्स तो आपको बताया भी थे पहले, प्रोटोजोन्स मतलब यूनिसेलुलर एनिमल्स। अब दूसरा है डाइजेशन का टाइप में प्लेस ऑफ डाइजेशन के आधार पर इंटरसेलुलर डाइजेशन। इंटरसेलुलर डाइजेशन किसको कहेंगे, वैसा डाइजेशन जिसका जो आपका सेल के बीच में होता है या सेल से बाहर होता है। जैसे हम लोगों में कहाँ होता है, सेल के अंदर नहीं होता है, सेल के बाहर वो जो गोलाकार रचना है ट्यूबुलर जिसका नाम क्या था गट, उसके अंदर हो रहा था, ठीक है, उसके अंदर हो रहा था और इसको बोलेंगे इंटरसेलुलर डाइजेशन, हो जाएगा ना, या आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो इसमें सारे लोग आ जाएंगे, जैसे अभी हाइड्रा में भी आपको बताएंगे हम, हाइड्रा जो था उसमें भी आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो हाइड्रा में लिखे भी हैं कि निडेरियंस या हाइड्रा जो है ना वनली मेटाजोअंस है, जो क्या करता है वो आपका डाइजेशन पहले इंट्रासेलुलर भी एक्स्ट्रा सेलुलर करता है फिर इंट्रासेलुलर भी करता है। इस बात को नोट में लिखे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि मेटाजोअंस में एक अकेला जीव है कौन, हाइड्रा, जो क्या करता है पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है या इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है और उसके बाद उसमें क्या होता है इंट्रासेलुलर, मतलब दोनों तरह का डाइजेशन होता है। बाकी जो भी ऑर्गेनिज्म है एनिमल्स में उनमें या तो इंटरसेलुलर डाइजेशन होगा या इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, मतलब सेल के बाहर डाइजेशन होगा या सेल के अंदर होगा। ये अकेला मल्टी सेलुलर एनिमल्स है या अकेला जो है ना मेटाजोअंस है जिसमें दोनों प्रकार का डाइजेशन होता है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ गट का बात। गट जो है समांतर उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक सिलेंटेरोनिक गट, सिलेंटेरोनिक गट मतलब इनकम्प्लीट गट, वैसा गट जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग हो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट गट या सिलेंटेरोनिक गट। इसका कॉमन एग्जांपल है आपका निडेरियंस में, जैसा कि देखो फिगर भी बनाए हैं हाइड्रा में, या लिवर फ्लूइड है प्लेटिहेल्मिन्ट्स। आप इन दोनों में देख सकते हो कि इनका गट जो है ना, हम हाइड्रा का तो फिगर पीछे भी बताए थे आपको, यहाँ पर लिवर फ्लूइड में देख लो, इसका फिगर पीछे नहीं पड़े थे, अंदर में गट बना है इसमें। तो माउथ जो है ना वही आपका दोनों में काम करता है, क्लोएका या एनस जैसा भी एक ही ओपनिंग होता है, उसी से भोजन अंदर जाता है। और लिवर फ्लूइड में तो बजाते गट बन जाता है आपका। ये निडेरियंस है मतलब कि हाइड्रा है, उसमें गट वेल डेवलप तो नहीं होता लेकिन गट जैसा वो काम करता है। जो उसका स्पेस था जिसका नाम था, क्या नाम था अगर याद होगा तो सिलेंट्रॉन्स बोलते थे या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोलते थे उसको। आप लोग में से कोई बच्चे पूछे भी थे कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी क्यों बोल रहे थे, क्योंकि वो जगह था खाली और उसमें वाटर भर जाता है, भरा रहता है, लेकिन वो डाइजेशन में भी काम करता था, वो गट जैसा भी काम करता था, इसलिए उसका नाम था गैस्ट्रोवास्कुलर। तो इन दोनों में जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो गट है इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब केवल एक ओपनिंग है जिससे एंट्री भी होता है और जिससे बाहर भी निकलते हैं।
जो भी मटेरियल्स उसके अनडाइजेस्टेड के रूप में होते हैं। तो ये आपको बता दिए सिलेंट्रोनिक गट। नेक्स्ट दूसरा बात करते हैं हम इंटेरोनिक गट का बात। इंटेरोनिक गट का मतलब होता है कंप्लीट गट, वैसा गट जिसमें आपका बाहर के तरफ दो अपर्चर से जो खुलता होगा उसको कहते हैं इंटेरोनिक गट या कंप्लीट गट, पूर्ण रूप से विकसित होता है। ये जो आपका एंट्री पॉइंट होता है इसका वो माउथ कहलाता है, और जो आपका निकालने वाला पॉइंट होता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट को, उसको हम लोग या तो गट, उसको या तो एनस बोलते हैं या क्लोएका बोलते हैं। जो माउथ का जस्ट अपोजिट होता है क्लोएका या एनस। पीछे भी आपको हम बताए थे कि माउथ किसको बोलते थे, वैसे रचना को माउथ कहते थे जिससे भोजन इंटर करता है, प्रवेश करता है इसमें एलिमेंट्री कैनाल के अंदर या गट के अंदर, और जिससे अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर निकलता है उसको एनस या क्लोएका कहते हैं। अब आपके मन में आएगा कि एनस या क्लोएका क्या है भाई, दोनों में अंतर क्या है। तो पीछे अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा तो बताए थे कि एनस या क्लोएका जो है वो माउथ के जस्ट अपोजिट एंड पर होता है। एंटीरियर एंड पर समांतर माउथ होता है और पोस्टीरियर एंड पर क्या होता है, क्लोएका या एनस होता है। ये जो आपका क्लोएका या एनस होता है इन दोनों में क्या अंतर है भाई, तो आपको अगर याद होगा तो केवल अनडाइजेस्टेड वेस्ट निकालता होगा बाहर बॉडी से, उसको कहते थे एनस। लेकिन जो इसके साथ साथ अनडाइजेस्टेड वेस्ट के साथ साथ क्या निकालता है, जेनाइटल प्रोडक्ट को भी बाहर निकालता है, मतलब रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट को भी बाहर निकालता है, उसको कहते हैं क्लोएका। तो क्लोएका क्या है, एक अपर्चर होता है जिससे आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट के साथ साथ और क्या निकलता है बाहर, रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट भी बाहर निकलते हैं या जेनाइटल प्रोडक्ट भी बाहर निकलते हैं। हम आपको पीछे भी बताए थे इसके बारे में, ठीक है। केवल अनडाइजेस्टेड वेस्ट किसी पोर से बाहर निकलेगा तो उसको एनस बोलोगे, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, एनिमल्स हैं जिनमें आपका, जैसे कि आपको हम पीछे बताएंगे हैं और आगे फिर बताएंगे भी दोबारा, कि वैसे एनिमल्स जिनमें रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट और अनडाइजेस्टेड वेस्ट दोनों के दोनों एक ही पोर से बाहर आते हैं, तो उस पोर को एनस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लोएका बोलेंगे। मतलब कॉमन पैसेज फॉर बोथ अनडाइजेस्टेड वेस्ट एंड क्या, जेनाइटल प्रोडक्ट्स। अब इसमें जो इंट्रोनिक जो गट है या कंप्लीट गट जो है, तो ये आपका किसमें पाया जाता है, तो निमेटोड से होता है लेके वर्टिब्रेट सब में जो है ना ये पाया जाता है। निमेटोड्स के पहले प्लेटीहेल्मिंथ था, प्लेटीहेल्मिंथ में कैसा होता है, आपका इनकम्प्लीट गट होता है। नेक्स्ट बात कर रहे थे डाइजेशन का टाइप, हम लोग पढ़ रहे थे। डाइजेशन जो होता है वो आपका दो प्रकार का हो सकता है ना। पहला था मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा था केमिकल डाइजेशन। ये जो मैकेनिकल डाइजेशन था, आपको इसके जस्ट पहले हम आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो डाइजेशन में बताए थे, डाइजेशन को दो भाग में बांटे थे प्लेस ऑफ डाइजेशन के आधार पर, कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर कि सेल के बाहर हो जाएगा। हाँ, प्रिमिटिव में किसमें होता है, सेल के अंदर, और जो एडवांस है उसमें क्या होता है, सेल के बाहर। हाँ, इसमें केवल अपवाद था मिडेरियंस जिसमें दोनों होता है, सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी, मतलब ये दोनों के बीच का है। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम वो था आपका, इसके बाद आपको था इन क्या पढ़ना, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के आधार पर डाइजेशन के टाइप। पहला है मैकेनिकल डाइजेशन, मतलब वैसा डाइजेशन जिसमें फूड जो है ना वो फिजिकली आपका छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाता है, और ये आपका इसमें बॉन्ड के लेवल पर नहीं होता है ब्रेकिंग, बल्कि ये जो होता है फिजिकल बेसिस पर, फिजिकल लेवल पर होता है, टुकड़ों में बदल जाता है, बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है कुछ हार्ड स्ट्रक्चर के मदद से या रचना के मदद से, जैसे आपका टीथ हो सकता है, मैंडिबल हो सकता है, क्यूटिकुलर प्लेट्स होते हैं, इसमें आपके गट में
हम लोग में नहीं पाया जाता है, लेकिन ढेर सारे ऑर्गेनिम्स पढ़ोगे आप डाइजेशन में, ये सॉरी क्लासिफिकेशन में, तो वहां आप पढ़ोगे कि क्यूटिकुलर प्लेट्स पाए जाते हैं, वो दांत जैसा काम करते हैं, उसको पीस देते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, डेंटिकल्स होते हैं, ये सब इसमें मदद करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन में मदद करते हैं। तो आपको मैकेनिकल डाइजेशन बता रहे थे। दूसरा है केमिकल डाइजेशन। इस डाइजेशन में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉन्ड लेवल पर टूटता है, और इसमें क्या होता है कि वो आपका डिफ्यूजिबल फॉर्म में बदलने में उसको एनर्जी क्या चाहिए, एनर्जी आपका वहां से रिलीज करने के लिए या बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसको वाटर चाहिए, और तो और एंजाइम्स चाहिए, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स चाहिए, जो क्या करते हैं, वो आपके भोजन को बॉन्ड के लेवल में तोड़ते हैं। नेक्स्ट जो बात कर रहे थे यहाँ पर कि इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या न्यूक्लिक एसिड अपने जो यूनिट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो इन्हीं के कारण होते हैं। भोजन का टुकड़ा जो बनता है आपके जीभ के द्वारा, आपके टंग के द्वारा, या और भी जो हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं उनके द्वारा, ये मैकेनिकल डाइजेशन है। लेकिन बॉन्ड के लेवल पर अगर टूट जाए, मतलब जैसे ग्लूकोज है के रूप में बदल जाए कौन, ग्लाइकोजन, स्टार्च बदल जाए ग्लूकोज के रूप में, ये प्रोसेस क्या कराएगा, केमिकल डाइजेशन कराएगा। केमिकल डाइजेशन किसके मदद से होगा, इसमें कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये होता है आपका एंजाइम के मदद से, जो वाटर के उपस्थिति में न्यूट्रिएंट्स को बॉन्ड लेवल में तोड़ देते हैं उनके यूनिट के रूप में। देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड का तो डाइजेशन होता है, लेकिन आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें विटामिन है, मिनरल्स है या पानी है, ये सब का डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी डिफ्यूजिबल फॉर्म में ही होते हैं, मतलब आराम से एब्जॉर्ब हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। तो डाइजेशन दो तरह का बता दिए, एक था क्या इंट्रासेलुलर, दूसरा था क्या एक्स्ट्रासेलुलर। एडवांस कौन था, एक्स्ट्रासेलुलर एडवांस टाइप का है। इसी तरह से डाइजेशन फिर बता रहे हैं दो प्रकार का, एक मैकेनिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट के आधार पर, किस न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट कर रहे हैं इसके आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं उनको कहते हैं एमाइलोलिटिक एंजाइम्स। वैसे एंजाइम्स जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करे एमाइलोलिटिक एंजाइम्स कहलाता है। जैसे एमाइलेज, डेक्सट्रिनेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, इन्वर्टेज, ये सब क्या है, एमाइलोलिटिक एंजाइम्स है। अगला है प्रोटियोलिटिक एंजाइम। वैसे एंजाइम्स जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, मतलब प्रोटीन के अंदर के बॉन्ड को तोड़ते हैं, उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, उनको कहते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, वो किस स्थान पर पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ रहे हैं इसके आधार पर। पहला है आपका कौन, इंट्रोपेप्टिडेज। इंट्रोपेप्टिडेज उसको कहेंगे जो आपका क्या करेगा, इनर जो है ना पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है, मतलब कि अंदर के पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा। ये क्या करता है, ये पॉलीपेप्टाइड को या प्रोटीन को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन में बदल देता है, छोटे छोटे पेप्टाइड चेन में बदल देता है। इसका कॉमन एग्जांपल है एंजाइम्स में पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, ये कॉमन एग्जांपल है इसके इंट्रोपेप्टिडेज के। ये क्या करेंगे, आपका जो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, लेकिन यूनिट के रूप में नहीं तोड़ता है। यूनिट के रूप में कौन तोड़ता है, एक्सोपेप्टिडेज तोड़ता है। ये क्या करता है, ये आउटर पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है, बाहरी पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है, और इससे क्या होता है, आपके जो पॉलीपेप्टाइड थे वो अमीनो एसिड के रूप में बदल दिए जाते हैं, फ्री अमीनो एसिड के रूप में। आपके मन में आ रहा हो कि सर ये क्लियर नहीं हो पाया कुछ। देखो ऐसे समझो,
आपका मकान है, अब मकान को तोड़ना था। मकान क्या यहाँ पर समझ लो, या रूम समझ लो, या मकान समझ लो, यहाँ पर किसको समझ लो, वो आपका नॉन डिविजिबल या कॉम्प्लेक्स फूड का बात कर रहे थे हम, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सबको आप मकान समझ लो, ठीक है। अब इन सबको देखो, अगर आपको जो है ना मकान को क्या करना है, तोड़ना है या दीवार को तोड़ना है, तो क्या कैसे तोड़ सकते हैं? पहला काम तो ये कर सकते हैं कि दीवार को बीच से तोड़ दीजिए, तो कई छोटे छोटे दीवार के रूप में टूट जाएगा वो। हाँ, दीवार के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, चट्टान के रूप में आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या है आपका, आप देखे होंगे लोग क्या करते हैं, वो ईटा ईटा करके अलग करते हैं, ईट को, एक ईट को, दो ईट को, तीन ईट, ऐसे करके अलग करते जाते हैं। ये काम करता है 150 हम लोग देखे होंगे, छेड़ी हथौड़ी लेकर मिस्त्री क्या करता है, एक एक ईट को कबाड़ता है। ये जो कबाड़ रहे हैं ना, ये क्या, ये काम यहाँ पर कौन करेगा, 150 करेगा। और इंडो 50 क्या करेगा, दीवार को टुकड़ों में बांट देगा, दीवार का छोटा छोटा टुकड़ा मिल जाएगा आपको। यहाँ पर किसका मिलेगा, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिपोलिटिक एंजाइम्स। लिपो लिपिड से आया है, मतलब वैसे एंजाइम्स जो लिपिड्स को या फैट को डाइजेस्ट करते हैं। आपने डाइजेशन के लिए इसका सिंगल एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेज। लाइपेज क्या है, लिपोलिटिक एंजाइम है। अगला है न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम या डाइजेस्टिंग एंजाइम। न्यूक्लिक एसिड में कौन आ जाएगा, डीएनए या आरएनए आ गया, ठीक है। इसका कॉमन एग्जांपल है न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लियोटाइडेज, साइडेज, ईटीसी। मतलब जो डीएनए या आरएनए को डाइजेस्ट करता होगा हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या कहलाता है, याद रखिएगा, न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिएंट्स का न्यूक्लिक एसिड को, ना कि आपके बॉडी का, है ना। डीएनए आरएनए किसका डाइजेस्ट करेगा, जो बाहर से आया है भोजन के रूप में। हाँ, जैसे मीट में होगा या चावल का जो सेल्स होगा उसमें होगा, तो उन सबको क्या करेगा, ये डाइजेस्ट कर देगा। अगला जो है ना, हम लोग जो पढ़ रहे थे, ये पीछे वाला ये न्यूट्रिशन था, और न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ रहे थे किसमें, तो जब बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे थे तो वहां पर पढ़ रहे थे कि कई कई जो है ना इवेंट्स के कारण ऑर्गेनिक को कई भाग में बांटा जा सकता है, उसमें एक न्यूट्रिशन भी था। नेक्स्ट है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का बात करते हैं, इसके आधार पर बांटते हैं। रिस्पायरेशन क्या है, सबसे पहले तो इसका बात कर लें। रिस्पायरेशन जो है ना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आपका जो बॉन्ड एनर्जी होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो रिलीज होता है और एटीपी के रूप में बदलता है या एटीपी बनाने में काम करता है। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। क्यों ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ इस घटना में मूव करते हैं। अगर आपको शायद याद होगा कि कोई भी वैसा प्रोसेस जिसमें बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में बदलता है और वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट भी उसमें होता है, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, बड़ा मॉलिक्यूल जो है छोटा मॉलिक्यूल में बदलता है, प्लस इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे थे कि ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके आधार पर हम लोग रिस्पायरेशन को दो भाग में बांटते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग अगर होगा ऑक्सीडेशन में फूड का, तो उसको बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। नहीं, ऑक्सीजन एना मतलब नहीं होना, बगैर, तो एनारोबिक मतलब बगैर ऑक्सीजन का अगर होगा ऑक्सीडेशन या रिस्पायरेशन, तो उसको बोलेंगे एनारोबिक। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर होगा न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन, तो उसको बोलेंगे एरोबिक। अब एनारोबिक किसमें होता है, तो एनारोबिक जो होता है जिन ऑर्गेनिज्म में होगा उनको एनारोब्स कहते हैं। और समानता इसमें ग्लाइकोलिसिस तो होता है लेकिन आगे के प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए एनारोबिक रिस्पायरेशन को कुछ लोग ग्लाइकोलिसिस भी कह देते हैं, इवन इसको फर्मेंटेशन भी कह देते हैं। रियली में फर्मेंटेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में अंतर है। फर्मेंटेशन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम एनारोबिक रिस्पायरेशन बोल सकते हैं फर्मेंटेशन को, लेकिन फर्मेंटेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में थोड़ा अंतर भी है।
क्या अंतर है भाई? फर्मेंटेशन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है, जबकि रिस्पायरेशन शब्द जब भी आएगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। मतलब एनारोबिक रिस्पायरेशन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ध्यान रखिएगा ये। इसलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख दिए फर्मेंटेशन के, ही लैक्स इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। हाँ, इसलिए फर्मेंटेशन इसको नाम दिया गया। एनारोबिक रिस्पायरेशन से किस मामले में अंतर है, अलग है ये, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। अगला बात कर रहे थे, एनारोबिक रिस्पायरेशन किस में होता है? कुछ कुछ बैक्टीरिया में, सब में नहीं लिखे हैं, कुछ बैक्टीरिया में होता है, फंजाई में होता है। सारा फंजाई में आपको करीब करीब मिलेगा एनारोबिक रिस्पायरेशन, और प्रोटोजोन्स में मिलेगा, और तो और इंडो पारासिटिक मेटाजोन्स। वैसे आपका पारासाइट जो मेटाजोन्स है और बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इंडो पारासाइट्स आपको बताए थे, जो बॉडी के अंदर रहे, जो बॉडी के बाहर रहे, बॉडी के सरफेस पर रहे, उसको बोलते थे इक्टोपारासाइट्स या पारासिटिक मेटाजोन। ये जो इंडो पारासिटिक मेटाजोन्स हैं, उन सब में एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। अगला है एरोबिक रिस्पायरेशन, वैसा रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, अभी बताए थे। इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग के बीच में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में O2 CO2 का आदान प्रदान होगा, तब एटीपी बनेगा। मतलब वैसा रिस्पायरेशन जिसमें एटीपी निर्माण के समय क्या होता है, आपका O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। ये ठीक हो सकता है। नेक्स्ट है एरोबिक रिस्पायरेशन, जो होता है ना, वो आपका दो स्टेज में पूरा होता है। पहला स्टेज है उसका एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। वैसा रिस्पायरेशन जिसमें सिंपली O2 और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, किसके साथ, ऑर्गेनिज्म और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, तो उसको कहते हैं हम क्या बाबू, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन भी कई स्टेप्स में पूरा होता है। उसका पहला स्टेप है ब्रीथिंग, मतलब लेन देन, O2 और CO2 का क्या होना, एक्सचेंज होना, इन्वायरमेंट के बीच में और सेल्स के बीच में या ऑर्गेनिक बॉडी के बीच में। दूसरा है इंटरनल रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन को टिश्यू रिस्पायरेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वो जो O2 लिया गया है वातावरण से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, उसको क्या करता है ऑर्गेनिज्म उसको अपने सेल के अंदर ले जाकर या सेल के अंदर पहुंचकर वो जो O2 है वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में इन्वॉल्व होता है और CO2 को बाहर निकालता है। तो इंटरनल रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, किसके उपस्थिति में, O2 के उपस्थिति में। ठीक है, तो इंटरनल रिस्पायरेशन जैसे ही दिमाग में कोई या कहीं पर आए तो आपके पास ये समझ आ जानी चाहिए कि इंटरनल रिस्पायरेशन का मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विद फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। जबकि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन अगर पूछा जाएगा तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एकदम दिमाग में आना चाहिए कि इसमें नो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्लस नो फॉर्मेशन ऑफ क्या, CO2। सिंपल क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, सिंपली एक्सचेंज हो रहा है, अगर लेन देन हो रहा है O2 CO2 का, तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा रिस्पायरेशन के जिस स्टेज में, तो उसको कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रिस्पायरेशन दिखाते हैं उनको कहते हैं एरोब्स। ठीक है, कोई भी वैसा ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रिस्पायरेशन दिखाता है उसको एरोब्स कहते हैं। और अधिकांश बैक्टीरिया जो होता है वो एरोब्स होते हैं। इवन साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, ग्रीन प्लांट्स, फ्री लिविंग प्रोटोजोआंस, करीब करीब सभी मेटाजोआंस, इंडोपारासाइट को छोड़कर ये सब क्या होते हैं, एरोब्स होते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन इन प्रोटोजोआंस और प्रिमिटिव मेटाजोआंस, जैसे स्पंज है, मिलेरियंस है, इन सब में क्या होता है
क्योंकि बॉडी जो यूनिसेलुलर है मतलब प्रोटोजोअल्स है, उनमें तो सिंपली क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन और इन्वायरमेंट के बीच में क्या होगा, O2 CO2 का एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन जो मल्टी सेलुलर है उसमें भी वही होता है प्रिमिटिव मेटाजोअल्स में, जैसे स्पंज में और निडेरियस में, ये दोनों में भी सेम लाइक अमीबा ही होता है। अंतर यही होता है कि अमीबा में एक सेल के बीच में हो रहा था और स्पंज या प्रोटो ये जो आपका निडेरियस बता रहे हैं, मतलब कि अमीबा ये हाइड्रा बता रहे हैं, स्पंज या हाइड्रा वगैरह में, इसमें क्या होता है, बॉडी के प्रत्येक सेल्स जो है उसी तरह से डिफ्यूजन दिखाते हैं जिस तरह से अमीबा दिखाता है। ठीक है, प्रत्येक सेल्स जो है ना वो बॉडी का वो क्या करता है, O2 और CO2 का लेन देन कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है। तो ये प्रोटोजोअन्स में या प्रिमिटिव मेटाजोअन्स में जो आपका होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, वो किसके थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। प्रत्येक सेल अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। इसमें और देखिए बाकी मेटाजोन्स में अंतर हो जाएगा। बाकी मेटाजोन्स में क्या होगा कि कोई मटेरियल होगा, सर्कुलेटिंग फ्लूइड होगा जो ट्रांसपोर्ट करेगा O2 CO2 को बॉडी के अंदर। लेकिन इन सब में क्या बोल रहे हैं, इन सब में क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक सेल जो है ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डायरेक्ट ले लेगा और दे देगा उसको। लेकिन बाकी मेटाजोन्स जो होंगे हायर मेटाजोन्स, उसमें पार्टिकुलर आपका सिस्टम होगा जिसको रिस्पायरेटरी सिस्टम कहेंगे, पार्टिकुलर फ्लूइड होगा जिसको सर्कुलेटिंग फ्लूइड कहेंगे। वो क्या करता है, O2 और CO2 को लेकर बॉडी के सेल्स तक ले जाता है। कहां से, आपके रिस्पायरेटरी सरफेस के पास से, जहां से O2 और CO2 वायुमंडल में या वाटर में जा रहा था और वहां से आ रहा था। ठीक है, तो यहां तक छोड़ देते हैं और इसके बाद जो है ना हम आगे जो है वो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन इन हायर मेटाजोअन्स उसको नेक्स्ट डे से देख